हेलो एवरीवन। सो आप लोगों के जो प्रीलिम्स हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम अब आ ही गया है। कुछ ही दिन बचे हैं, बस आप कह सकते हैं कि 15 दिन का टाइम ही आपके पास है। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले ध्यान रखनी है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये चीज़ें मैंने जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो दूसरे टॉपर से सीखी थी और खुद अपने एक्सपीरियंस से भी इनको देखा था कि ऐसी जो चीज़ों पे ध्यान रखकर आप कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी जो एक प्रीलिम्स को क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए बिफोर द एग्जाम। तो सबसे पहले है नो न्यू कंटेंट। तो अभी आपको, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, कुछ भी नया कंटेंट जो है वो नहीं पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि क्या करंट अफेयर्स पिछले 2-3 सालों का कवर कर लेना चाहिए। देखिए, वो अभी टाइम आपके पास नहीं है कि अभी आप पुराने करंट अफेयर्स को करना शुरू करें। जितना भी आप कर चुके हैं, जितना भी करंट अफेयर्स आप पढ़ चुके हैं, जितनी भी पॉलिटी आप कवर कर चुके हैं, जितने भी स्पेक्ट्रम हिस्ट्री आप कवर कर चुके हैं, जितनी एनसीईआरटीज आप कवर कर चुके हैं, उसे ही कोशिश करिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं उसे रिवाइज करिए। क्योंकि ये टाइम इस वक्त आपके पास जो भी है रिवीजन के लिए है। ये टाइम नया कंटेंट पढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि नया कंटेंट पढ़ेंगे तो पुराना रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और जब रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो पेपर में आपको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ऐसा लगेगा कि ये मैंने कहीं पे पढ़ा तो है, लेकिन मैं आप जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ नया कंटेंट पढ़ने का बहुत ज़्यादा आपका मन करेगा। अभी इस टाइम तो आपको करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ना चाहिए, जितना आप पढ़ चुके हैं दैट्स इनफ। जो न्यूज़पेपर है उसको छोड़ दीजिए, हिंदू एनालिसिस, एमसीक्यूज अभी छोड़ दीजिए। अगर आप आने वाला प्रीलिम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आने वाला प्रीलिम्स जो है उसको देना चाह रहे हैं, तो अगर आप 2021 के लिए क्रैक करना चाह रहे हैं, उस प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स अपने करंट अफेयर्स आप कंटिन्यू रखिएगा। लेकिन 2020 का प्रीलिम्स आपको सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है, नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन का हो, करंट अफेयर्स हो। ये जो 15 दिन है आपके पास, इसमें आपको पूरी कोशिश करनी है रिवीजन के ऊपर करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक हो, दोनों में जितना कंटेंट कर सकते हैं आप उसे रिवाइज करिए, जितना ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। चलिए, दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आपको जो मॉक टेस्ट है वो ज़रूर यहाँ पे अटेम्प्ट करने चाहिए। जितने मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना बढ़िया है। आप दो पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, या तो एक दिन के अंदर आप एक मॉक टेस्ट करिए और उसे एनालाइज भी करिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वो इस पैटर्न को नहीं कर सकते क्योंकि मॉक टेस्ट करने में 2 घंटे लगते हैं और एनालाइज करने में 3 घंटे लगते हैं, तो 5 घंटे उनको लिए एक दिन में देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इन दैट सिचुएशन आप इसे 1 बाय 1 करके कर सकते हैं, 1 बाय 2 करके कर सकते हैं। मतलब जो मॉक टेस्ट है वो आप एक दिन में दीजिए और उसको एनालाइज आप नेक्स्ट डे कीजिए, फिर एक दिन में आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज नेक्स्ट डे कीजिए। तो इस तरीके से ये पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। लेकिन जो भी आप इनमें से प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, आप एनालिसिस पोर्शन को मत छोड़िएगा। मॉक टेस्ट को करना 2 घंटे के अंदर इट्स एन ईजी जॉब, लेकिन जो एनालाइज करना होता है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये काफ़ी लोग डेफर भी कर देते हैं। जब मैं भी स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट करता था तो बस मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद मार्क्स देखता था, 110 आए फॉर एग्जाम्पल, 130 आए, या फिर मान लीजिए 75 ही आए, उसको मैं वहीं छोड़ देता था ये सोच के कि चलो ठीक है प्रैक्टिस हो गई मेरी। लेकिन जब तक एनालिसिस नहीं करते तो ये 75 में से 125 मार्क्स आपके क्यों नहीं आए, वो एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। 110 मार्क्स अगर आपने स्कोर किए तो बाकी 90 मार्क्स आपके कहाँ चले गए, ये एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी है कि मिस्टेक्स आपकी कहाँ कहाँ पर हो रही है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जब आप एनालाइज करना शुरू करेंगे आपको आपकी मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा, तो आप ये भी देख पाएंगे कि उन मिस्टेक्स को ठीक कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक मॉक टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चन आपके मिस रीडिंग की वजह से, गलत रीड करने की वजह से, आपने समझा ही नहीं कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, उस वजह से गलत हो गए। मतलब यहाँ पे जो 5 मार्क्स हैं, 5 इंटू 2 10 मार्क्स तो आपके वैसे ही नहीं आए, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग और हो गई, तो आपने कहीं ना कहीं 13 मार्क्स जो हैं, 13.33 मार्क्स लूज कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन मार्क्स को, या आपको पता है कि प्रीलिम्स के अंदर तो 1-1, 2-2 मार्क्स से प्रीलिम्स जो है उसमें कट थ्रोट कंपटीशन रहता है, और अगर आपने एक गलती की वजह से, मिस रीडिंग की वजह से 13 या 14 मार्क्स को लूज कर दिया, तो वो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पे जब एनालाइज करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पे निकलेंगे। कुछ लोगों के मिसरीडिंग की वजह से क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ लोगों को ये इनकरेक्ट करेक्ट में मिस्टेक होके क्वेश्चन गलत होगा, कुछ लोगों को याद ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि मैंने ये इसको पढ़ा तो है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, तो उससे पता चलेगा कि रिवीजन जो है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिवीजन की ज़रूरत है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर रिवीजन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ अपने मॉक टेस्ट एनालिसिस है वो नहीं कर रहे हैं, आप अपना एनालिसिस कर रहे हैं, आप अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे इंप्रूव हो सकता हूँ। आप मान लीजिए मॉक टेस्ट
50 भी दे देंगे, एनालाइज नहीं करेंगे अगर उसको, तो यहाँ पे इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तभी एक मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज करिए, अपनी गलतियों को इंप्रूव करिए, सेकंड फिर मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि सेकंड टेस्ट के अंदर जो फर्स्ट टेस्ट में गलतियां हुई थी वो रिपीट ना हो। तो यहाँ पे एनालिसिस पोर्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको मिस आपको बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, एनालिसिस के बारे में हम देख चुके हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 60 वर्सेस 80 वर्सेस 100 की जो स्ट्रैटेजी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि उनके जो स्कोर है वो 90 के आसपास आ रहा है, उससे ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा है, कुछ ने कहा कि 70 से ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ करके देख सकते हैं। मान लीजिए जो लोगों ने मुझे बताया कि उनका स्कोर 90-70 के बीच में आ रहा है, तो 70 क्वेश्चन वो अटैम्प्ट कर रहे थे। आप कोशिश करके देखिए कि आप 70 की जगह 90 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखिए, और ऐसे 3-4 टेस्ट में करिएगा। फिर देखिएगा कि पैटर्न क्या निकल के आता है। अगर मान लीजिए पहले आपका स्कोर 75 आ रहा था, तो क्या वो इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो इंप्रूव हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज पता चलती है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको एक बार अपना पैटर्न समझना है, ज्यादा आप अटेम्प्ट करके देखिएगा, फिर देखने की कोशिश करिएगा कि पैटर्न किस डायरेक्शन में हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा अटेम्प्ट करने से आपके जो मार्क्स हैं नेगेटिव मार्किंग की वजह से नीचे आ रहे हो, तो इट मीन्स आपको ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होंगे जिनका गेस वर्क काफी अच्छा होता है, वो एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने के बाद अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो वहां पर अगर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 75 की जगह, तो क्या आपका स्कोर ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ये आपको 3-4 मॉक टेस्ट के अंदर अटेम्प्ट करके देख लेना चाहिए। अगर आपके नेगेटिव मार्क्स जो है इंक्रीज होते हैं, मतलब ओवरऑल स्कोर आपका नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली ये जो ज्यादा अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी है ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा अटेम्प्ट करके स्कोर जो है वो मार्जिनल तौर से भी ऊपर जाता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी आपकी हेल्प कर रही है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 60 या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आपका स्कोर 70-80 का रहता है और कट ऑफ 105 जाती है, तो एनीवेज एग्जाम तो आपका यहाँ पे 80 मार्क्स में हो ही नहीं रहा है, तो क्यों ना थोड़ा से क्वेश्चन और अटेम्प्ट करके देख लिया जाए। तो यहाँ पे कोशिश करिएगा एक बार अपने पैटर्न को समझने की, अगर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो क्या आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं या नहीं होते, ये आपको देखना है। तो ये स्ट्रेटेजी जो है अपना के देखिएगा। लेट्स सी कि आपके रिजल्ट क्या आते हैं, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। क्योंकि अगर स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करती है तो आपको समझ जाना चाहिए, मतलब प्रीलिम्स के अंदर भी ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। देन रिवीजन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिवीजन आपको मैक्सिमम करनी है, तो ये 4th पॉइंट है। रिवीजन काफ़ी इस टाइम आपको बोरिंग लगेगी, आपको लगेगा ये चीज़ मैंने पढ़ तो रखी है, तो दोबारा पढ़ के मैं क्या करूंगा, बट नहीं, यहाँ पे रिवीजन आपको करनी, क्योंकि एग्जाम में 10-12 दिन रहते हैं अभी, तब तक जाते जाते हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएं। तो रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जो आपने बिल्डिंग पूरे साल में खड़ी करी है उसको अब कंसोलिडेट करने की जरूरत है, उसको अब प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और वो कैसे होगा, वो होगा रिवीजन के थ्रू। पूरे साल आपने नई नई चीज़ें पढ़ी, अलग अलग बुक से पढ़ी, अलग अलग यूट्यूब चैनल से चीज़ें सीखी, अपने नोट्स बनाए, बट अब वो चीज़ें आपको छोड़ने का टाइम है। मतलब अब कोई नए नोट्स नहीं बनाने हैं, कोई नया वीडियो नहीं देखना है, कोई नई बुक नहीं पढ़नी है, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है। डजंट मैटर कि वो कितना ही बोरिंग आपको लगे, तो बोरिंग होने के बावजूद भी आपको रिवीजन जो है वो करनी ही करनी है। लास्ट में सीसेट पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज क्वालिफाइंग पेपर तो ये है, लेकिन फिर भी 67 मार्क्स तो आपको इसके अंदर लाने ही है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए 67 मार्क्स यहाँ पर लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस जो है सीसेट की वो करनी है। लास्ट ईयर के पेपर्स जो वो अटेम्प्ट करके देखिएगा। अभी यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि सीसेट का मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, वो उतना टाइम यहाँ पर नहीं है। आप उतना ही करके जाइए कि आपके जो 1/3 जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आ जाए। तो 67 मार्क्स कैसे लेने हैं, लास्ट ईयर के पेपर जरूर अटेम्प्ट करके देखिएगा। ज़्यादा सीसेट का पेपर मुश्किल नहीं होता है, आप अपने एरिया में कैपिटलाइज करने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो कोशिश करिए कि इंग्लिश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है इंग्लिश में गलती हो जाती है, तो उस एरिया को टारगेट करके चलें। क्योंकि अगर दोनों में से एक एरिया में भी आप अच्छे खासे क्वेश्चन ठीक कर देते हैं तो भी 67 का जो स्कोर है वो आपका क्रॉस हो जाता है। और वैसे भी दोनों एरियाज के अंदर से इजी क्वेश्चन भी आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप देखिएगा कि इंग्लिश के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स आते हैं जहां पर क्वेश्चन का आंसर करना काफी आसान होता है। सिमिलरली अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसको आंसर करना बहुत आसान होता है। 10th क्लास का बच्चा भी उसको आंसर कर सकता है। तो आपको यहाँ पे ये टारगेट नहीं करना है कि 80 के 80 क्वेश्चन मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा। आपको यहाँ पे 200 आउट ऑफ 200 स्कोर नहीं करना है। आप इजी क्वेश्चन ढूंढिएगा दूसरे सेक्शन से। मतलब अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स में ऐसे इजी क्वेश्चन ढूंढिएगा जहां पर आप इजीली आंसर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन ढूंढिएगा जहां पे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर सीसेट जो है आपका, अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो 67 क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। देन इसके अलावा भी आपके कुछ आइडियाज है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चीज से हेल्प मिल सके और वो भी एग्जाम के अंदर उन स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।